नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है जेठानी जी और शर्मिंदा मत करो। हेलो हेलो राधिका, जल्दी से आदित्य को फ़ोन दो। क्या हुआ दीदी, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? सब ठीक तो है? राधिका ने अपनी जेठानी सुजाता से पूछा। यह सुनकर सुजाता फ़ोन पर ही रोने लगी और बोली, क्या बताऊं राधिका, वैष्णवी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। तुम और आदित्य जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जाओ। यह सुनकर राधिका बोली, दीदी आदित्य तो इस समय कंपनी के काम से बाहर गए हुए हैं और मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं। कल से बुखार है, हमारा आना तो मुश्किल है। यह सुनकर सुजाता बोली, इस समय वैष्णवी को खून की सख्त ज़रूरत है, नहीं तो उसका बचना मुश्किल है। राधिका ने हमदर्दी जताते हुए कहा, दीदी हिम्मत मत हारिए, सब ठीक हो जाएगा। हम वहाँ नहीं हैं तो क्या हुआ, बाकी सारा परिवार वहीं पर तो है। आप भी कोशिश कीजिए और मैं भी कोशिश करके देखती हूँ। हम वैष्णवी को कुछ नहीं होने देंगे। सुजाता बोली, ठीक है राधिका, मैं अब रखती हूँ, देखती हूँ क्या हो सकता है। सुजाता राधिका की जेठानी है, वैष्णवी उसकी बेटी है। उसे डेंगू हुआ है और तब से उसकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। पर वैष्णवी के जीने मरने से राधिका को कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी 10 दिन पहले ही तो दोनों उससे मिलकर आए हैं। राधिका की नाराज़गी के बावजूद भी आदित्य 50,000 रुपये अपने भाई भाभी को देकर आया है बच्ची के इलाज के लिए। उसे पता है अगर फिर से जाना हुआ तो आदित्य फिर यही करेगा, इसीलिए उसने बहाना बनाकर जेठानी को टाल दिया। जिस समय वह सुजाता से बात कर रही थी उस समय आदित्य नहा रहा था। जब उसने अपने फ़ोन पर भाभी की कई मिस कॉल देखी तो राधिका से इसके बारे में पूछा। राधिका बोली, तुम्हें फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी भाभी से बात हो गई है। आदित्य ने पूछा, कोई घबराने की बात तो नहीं है? राधिका बोली, नहीं, सब ठीक है और तुम्हें भी ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। उनकी परेशानी है, खुद सुलझा लेंगे। पत्नी की बात सुनकर आदित्य चुप हो गया। अब अगर कोई बिना मांगे इतने पैसे देकर आएगा तो लोग फ़ोन नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? मैं खूब समझती हूँ तुम्हारे भाई भाभी की चालाकी। हमसे पैसे ऐंठने का कोई मौका नहीं छोड़ते। अरे क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर एक लड़की कम भी हो गई तो? वैसे भी 3 हैं और वैसे भी उसकी मर्ज़ी के आगे किसकी चली है? जिसकी जितनी सांसें लिखी हैं उतना ही तो जिएगा इंसान। अगर वैष्णवी का समय आ गया है तो हमारे जाने से क्या हो जाएगा? और अगर अभी उसकी सांसें बची है तो कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। जो कहना था मैं कह चुकी हूँ, अब तुम्हें उनके पास फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आदित्य ने चुप रहने में ही भलाई समझी, क्योंकि पहले ही राधिका उससे खफा है और वह उसे और ज़्यादा नाराज़ नहीं कर सकता। राधिका के जेठ जेठानी दूसरे शहर में रहते हैं। सास ससुर तो राधिका की शादी से पहले ही गुजर गए थे। भाई भाभी ने आदित्य की शादी की। दोनों भाइयों में बहुत प्यार था, पर राधिका के आने के बाद धीरे धीरे दोनों परिवारों के बीच दूरियां बढ़ती गई। जहां सुजाता के 4 बच्चे हैं, वहीं राधिका के एक बेटा रोहन है। वैष्णवी सुजाता की सबसे बड़ी बेटी है, उसके बाद प्रिया और अंजलि और सबसे छोटा बेटा गौरव है। और इसीलिए राधिका अपने जेठ के परिवार से थोड़ा दूरी बनाकर रहती है, क्योंकि वह अपने पति के स्वभाव को अच्छे से जानती है। उसका बस चले तो अपना सब कुछ भाई के परिवार पर लुटा दे। राधिका और आदित्य दोनों नौकरी करते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। उधर एक तो सुजाता का परिवार बड़ा है, दूसरा कमाने वाला भी एक ही है। सुजाता के पति की एक छोटी सी दुकान है
पर गुजारा आराम से हो जाता है। राधिका चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, जब भी उसका जेठ जेठानी के घर जाना होता है उसका बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। एक बार तो आदित्य ने उनकी बड़ी बेटी वैष्णवी को अपने पास पढ़ाने की इच्छा जाहिर की थी, पर राधिका ने साफ साफ मना कर दिया। वैसे भी वह अच्छी तरह से जानती है इन लड़कियों की शादी में उसका बहुत खर्चा होने वाला है, क्योंकि उसके जेठ के पास है ही क्या। लड़के की चाहत में लड़कियों की लाइन लगा दी, पर यह नहीं सोचा कि इतनी महंगाई में इतने बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा और फिर इन लड़कियों की शादी कैसे होगी। उनकी इस करनी का फल बेचारी राधिका और उसके पति को भोगना पड़ेगा। ना चाहते हुए भी इन लड़कियों की शादी के लिए तो राधिका को सहायता करनी ही होगी, और इसीलिए जेठ जेठानी अपनेपन का ढोंग करते हैं और उसके पति आदित्य को लूटते रहते हैं। ऐसी राधिका की सोच है, क्योंकि उसके पति आदित्य की शादी और पढ़ाई लिखाई सब जेठ जेठानी ने की थी, और इस बात का आदित्य बहुत एहसान मानता है, और इस एहसान का बदला वह लड़कियों की शादी करके चुकाना चाहता है। और इसीलिए राधिका चाहती है कि अगर इनमें से कोई चली भी जाएगी तो उसका बोझ कम हो जाएगा। उसे इन बच्चों से किसी तरह का कोई लगाव नहीं है। मुसीबत की घड़ी में राधिका ने अपनी जेठानी की कोई सहायता नहीं की। कुछ दिनों बाद सुजाता का फिर से फ़ोन आया तो उसने पहले ही बहाना बनाते हुए कहा, दीदी क्या बताऊं, मेरी तो हालत ख़राब है। पहले मुझे और बाद में रोहन को, और अब आदित्य को भी बुखार आ गया है। इस परेशानी में मैं वैष्णवी का हाल चाल पूछना तो भूल ही गई। सुजाता बोली, कोई बात नहीं राधिका, मैं समझती हूँ, पर अब तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वैष्णवी ठीक है, और यही खुशखबरी देने के लिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया है। राधिका बोली, यह तो बहुत अच्छी खबर सुनाई दीदी, आपने बहुत दिनों के बाद कोई अच्छी बात सुनने को मिली है। कुछ देर तक दोनों की बातें हुई और फिर राधिका ने फ़ोन रख दिया। सुजाता आदित्य के कारण कुछ कहती नहीं, पर वह अपनी देवरानी के विचारों को अच्छी तरह से समझती है। बात आई गई हो गई। कुछ महीनों बाद रोहन का भयंकर एक्सीडेंट हो गया। राधिका पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बेटे के इलाज में उसने पानी की तरह पैसा बहाया, पर उसकी हालत बहुत नाजुक थी। राधिका ने यह बात अपनी जेठ जेठानी को नहीं बताई थी, क्योंकि उसे लगा वे उसकी सहायता करने की बजाय उल्टा मुसीबत बढ़ा देंगे, और वैसे भी जब उसने मुसीबत के समय उनकी कोई सहायता नहीं की थी तो फिर वे भला उसकी सहायता क्यों करेंगे, और ना ही उनकी कोई ऐसी हैसियत है जो वे राधिका की कुछ सहायता कर सकें। पर फिर भी जैसे ही उन्हें इस घटना के बारे में पता चला, वह बिना देर किए आदित्य और राधिका के पास पहुंच गए। राधिका उन्हें यहाँ देखकर हैरान थी। सुजाता ने राधिका से शिकायत करते हुए कहा, राधिका तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तुमने तो हमें बिल्कुल ही पराया कर दिया। फिर उन्होंने आदित्य से कहा, तूने भी हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। आदित्य ने शर्म से नज़रें झुका ली। राधिका बोली, दीदी हम तो यहाँ पहले ही परेशान हैं, आप लोगों को भी बिना वजह की परेशानी में नहीं डालना चाहते थे, बस इसीलिए आपको कुछ नहीं बताया। सुजाता बोली, अरे पगली, मुसीबत में ही तो अपने काम आते हैं। सुजाता की यह बात सीधा राधिका के दिल में जाकर लगी और उसे अपने बर्ताव याद आया। वह रोती हुई सुजाता के गले लग गई। सुजाता बोली, ठीक है, बस अब रोने की ज़रूरत नहीं। हमने तुम्हें माफ़ किया, पर आगे से कभी कोई बात मत छुपाना। परिवार का मतलब ही होता है जो हर सुख दुख में साथ रहे। और उन्होंने 2 लाख रुपए आदित्य को देते हुए कहा, मेरे बेटे के इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, उसका अच्छे से अच्छा इलाज करवाओ और पैसे की चिंता बिल्कुल मत करना। चाहे हमें खुद को बेचना पड़े, पर इलाज में कोई कमी नहीं होने देंगे। राधिका ने रोते हुए जेठानी के पैर पकड़ लिए और बोली, माफ़ कीजिए दीदी,
मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मुझे माफ़ कर दीजिए। आज राधिका को पता चल गया कि उसकी सोच कितनी गलत थी। उसे लगता था कि जेठानी अपने मतलब के कारण उसके साथ रिश्ता निभा रही है, जबकि आदित्य हमेशा कहता था, राधिका तुम मेरे भाई भाभी को समझने में बड़ी भूल कर रही हो। उनके मन में कोई खोट नहीं, उनका प्यार कोई दिखावा नहीं, बल्कि वे दिल से हमें चाहते हैं। आज राधिका की आंखें खुल गई और उसे परिवार के महत्व का भी पता चल गया। सबकी दुआओं के कारण रोहन की जान बच गई और यह मुश्किल घड़ी भी टल गई। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।